हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं वर्ड एनालॉजी को। आज हम वर्ड एनालॉजी के फील्डिंग सेट करेंगे। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे, उसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। अच्छा, एक बात ये जान लो भाई, आपने इस चैनल पे अपने अपने ठीक है, हमारा एक चैनल है जिसमें हमारा मतलब हम दोनों का, जिसमें हम चैप्टर वाइज कंप्लीट रीजनिंग की प्रैक्टिस चल रहे हैं, मतलब प्रैक्टिस कर रहे हैं। और हर एक चैप्टर की चैप्टर वाइज करेंगे, सिटिंग अरेंजमेंट, सिलोजिज्म, पजल, सारे चैप्टर लेकर आएंगे। तो आपको जिस भी चैप्टर में डाउट है सर्च करके तुरंत देखो। ठीक है, और स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। भाई वर्ड एनालॉजी में क्या होता है ना, इस तरीके के सवाल आते हैं। मतलब क्या है इस तरीके के सवाल में कि आपस में जैसे दो वर्ड हैं, इनमें जो रिलेशन होगा ना वही इस वाले वर्ड का, इस क्वेश्चन मार्क की जगह हमें ऑप्शन में से फाइंड करना है, उसमें वही रिलेशन होना चाहिए। जैसे क्वेश्चंस करोगे ना मेरे साथ तब आपको पता चलेगा। जैसे अमेंड और रेक्टिफाई। अब इस वर्ड एनालॉजी में चैलेंज ये होता है कि कई बार ऐसे सवाल आ जाते हैं जिसमें वोकैब से रिलेटेड, अब जैसे यहाँ पे अमेंड रेक्टिफाई, कुछ 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 बच्चों को पता होगा इसका मतलब, कुछ को नहीं पता होगा। तो कर तो वही पाएगा ना जिसको पता है। तो अमेंड मतलब आपने सुना होगा, अमेंडमेंट होता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। मतलब कई बार नए नियम लेकर आए जाते हैं, बदले जाते हैं। तो अमेंडमेंट मतलब क्या होता है, चेंज करना, समझ जाओ यहाँ पे। और रेक्टिफाई मतलब भी होता है भाई चेंज करना। अगर कोई भी चीज, अगर मतलब उसमें कुछ सुधार हमें करना है ना, उसको बोलते हैं रेक्टिफाई करना। अमेंड मतलब चेंज करना, इसका मतलब सुधार करना। दोनों एक दूसरे के सिनोनियम तो है ना भाई। अमेंड मतलब भी चेंज करना, रेक्टिफाई मतलब सुधार करना। सुधार करना का मतलब भी तो चेंज करना ही होता है ना। तो दोनों एक दूसरे की क्या है, सिनोनियम्स है। इसका मतलब यहाँ पे जो आना चाहिए ना, वो भी सिनोनियम होनी चाहिए। वो चेयोज का सिनोनियम ही होना चाहिए। अब चेयोज मतलब पता होना चाहिए ना, तब जाके आप इसका सिनोनियम फाइंड करोगे। तो चेयोज मतलब होता है कंफ्यूजन। अगर आप किसी भी बारे में कंफ्यूजन हो तो वो चेयोज आप बोल सकते हो। तो इसका मतलब कंफ्यूजन। इसका मतलब यहाँ पर एक ऐसा वर्ड आना चाहिए जिसका मतलब कंफ्यूजन होना चाहिए। भाई क्रिएटिविटी मतलब तो नया होता है, ये तो गलत हो जाएगा। एरे मतलब भी गलत हो जाएगा भाई। एरे मतलब कोई भी चीज इस तरीके से संयार के रखी हुई है, इस तरीके से सजा के रखी हुई है, तो गलत हो जाएगा। ठीक है, जैसे आप शादी वगैरह में जाते हो, प्लेट वगैरह इस तरीके से एरे में रखी जाती है ना, वो गलत हो जाएगा। एरे इसका मीनिंग नहीं होगा, एरे इसका सिनोनियम नहीं होगा, एरे का मतलब कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ ऐसा वर्ड चाहिए जिसका मतलब कंफ्यूजन हो, क्योंकि दोनों का एक दूसरे की सिनोनियम होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर है, अनग्रेटफुल भी नहीं होगा। अनग्रेटफुल मतलब आप ग्रेट नहीं हो, किसी के लिए महान नहीं हो, तो ये भी गलत हो जाएगा। एक ही बचा ऑप्शन नंबर सी। डिसऑर्डर मतलब क्या होता है कि आपने किसी भी चीज को अगर रखा है ना तो ऑर्डर में नहीं रखा। अब जैसे अगर मैंने यहाँ पे रखा दिया C3 1 4 2 5 7 6, अब देखो ये क्या ऑर्डर में है, नहीं है ऑर्डर में। तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि कौन सी सीरीज चल रही है, ऑड इवन क्या सीरीज चल रही है, प्राइम नंबर, कुछ नहीं पहचान पाओगे। तो इसका मतलब डिसऑर्डर इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। डिसऑर्डर मतलब भी अपना कंफ्यूजन होगा, चियोज मतलब भी अपना। हमें बेस्ट आंसर अपना बेस्ट ऑप्शन ढूंढना होता है अपने ऑप्शन में से। ठीक है, अगला सवाल देखो अपना। स्पून का रिलेशन दे रखा है यूटेंसिल से। यूटेंसिल मतलब क्या होता है, बर्तन। और स्पून एक बर्तन है, स्पून जो होता है वो एक यूटेंसिल के अंदर आता है। तो इसका मतलब जो फर्स्ट वाला होना चाहिए ना, वो सेकंड वाले के अंदर आना चाहिए। सेकंड वाले एक तरीके से उसकी कैटेगरी बता रखी है। क्या स्कूटर एक व्हीकल है? व्हीकल मतलब वाहन, गाड़ी। तो स्कूटर भी तो एक गाड़ी है ना, व्हीकल ही तो है वो। अच्छा ठीक है, बिल्कुल यहाँ पे पहला तो मेरे को करेक्ट लग रहा है। क्या बस एक पैसेंजर है? बिल्कुल नहीं। क्या हाउस एक एक्सपेंडिचर है? बिल्कुल नहीं। क्या किचन एक कुकिंग है? बिल्कुल नहीं। जिस तरीके से स्पून एक यूटेंसिल है, उसी तरीके से स्कूटर एक व्हीकल है। यही मेरा यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर बैठ रहा है, इसलिए अपना ऑप्शन नंबर ए ही यहाँ पे टिक मार के आगे चलो। ठीक है, अगला सवाल देखो। ओम मीटर का रिलेशन दे रखा है रजिस्टेंस से। भाई जो भी नाइन्थ में थोड़े बहुत भी दिमाग लगा के इधर उधर ना ध्यान देके अपने पढ़ाई पे ध्यान दिया होगा, क्योंकि वहीं पे ध्यान देने से आपकी जिंदगी बनेगी। तो ओम मीटर को पता होगा उस बच्चे को, क्योंकि ओम मीटर होता है रेजिस्टेंस को नापने के लिए। अभी मत पूछने लगना रेजिस्टेंस क्या होता है, अगर इतना भी गिरे हुए हो आप पढ़ाई में तो गूगल कर लो यार। ठीक है, क्योंकि रेजिस्टेंस बहुत ईजी है। अच्छा चलो मैं बता ही देता हूँ। जैसे ये जो तार होता है ना, इसमें करंट वगैरह फ्लो करता है। अब इसमें जो करंट वगैरह फ्लो करता है ना, तो उसको रोकने के लिए हम रेजिस्टेंस लगाते हैं। जो बड़े बड़े अप्लायंसेस होते हैं, अगर उसमें हम डायरेक्ट करंट फ्लो करेंगे तो फूकने का डर रहेगा, इसलिए हम रेजिस्टेंस वगैरह लगाते हैं, ताकि जितनी उस अप्लायंसेस की जरूरत हो उतना ही करंट उसमें जाए। तो ओम मीटर वो डिवाइस होता है जिसमें हम रेजिस्टेंस नापते हैं कि कितने रेजिस्टेंस हमने यहाँ पे इस तार में कितना ओम का रेजिस्टेंस लगा है। इसकी ऐसा यूनिट ओम होती है। ठीक है, तो ओम मीटर रेजिस्टेंस नापने के लिए होता है। तो जाइमोमीटर किस क्या नापने के लिए होता है? विस्कोसिटी नापने के लिए नहीं होता। विस्कोसिटी मतलब गाढ़ापन होता है। ठीक है, जैसे दही गाढ़ापन होता है तो वो विस्कस मटेरियल है। डेंसिटी नापने के लिए जाइमोमीटर नहीं होता। रेडिएशन नापने के लिए भी नहीं होता। इसका मतलब होता है फर्मेंटेशन। अच्छा, फर्मेंटेशन मतलब भी तो पता होना चाहिए, लेकिन ये बात याद रखना, जाइमोमीटर अपना फर्मेंटेशन नापने के लिए होता है। ठीक है, मेजर करने के लिए। अब समझ लो फर्मेंटेशन क्या होता है, सारी चीजें भाई बताऊंगा। ठीक है, इस वीडियो में, इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी दूसरी वीडियो को नहीं देखना पड़ेगा, है ना। मुझे यहाँ पे अगर आपने एक बार मुझे ढूंढ लिया है यूट्यूब पर, तो फिर दूसरी जगह नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि इतनी अच्छे से मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा आपकी। अब फर्मेंटेशन मतलब होता है कि अब जैसे अल्कोहल वगैरह बनता है, तो वो किस किस कैसे बनता है वो, जो अपना किशमिश वगैरह हो गया, चावल वगैरह, इनको सड़ा के और
और उनको क्या हो ना, कुछ जैसे बैक्टीरियाज वगैरह हो जाते हैं, बहुत दिनों के लिए उनके सड़ने के लिए छोड़ दिया जाता है, तो बैक्टीरिया आके उनको खाने लगते हैं, उनको सड़ाने लगते हैं। तो उस सड़ने की प्रक्रिया को, वो जब सड़ जाता है फिर उसका कुछ और प्रोसेस होता है, उसके बाद अपना दारू बियर अल्कोहल वगैरह बनता है। उस प्रोसेस को हम फर्मेंटेशन कहते हैं भाई। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला सवाल देखो, लीटर का रिलेशन दे रखा है मिलीलीटर से। भाई लीटर की छोटी वाली यूनिट है मिलीलीटर। क्या ल्यूमिनेंस की छोटी यूनिट है टेस्ला? नहीं भाई, गलत है। क्या किलोग्राम की छोटी यूनिट है ग्राम? यस भाई, जिस तरीके से लीटर मिलीलीटर, 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होता है, 1000 ml होता है, उसी तरीके से अपना 1 kg में 1000 ग्राम होता है। यही वाला अपना बिल्कुल करेक्ट है जैसा ऑप्शन में है। मीटर में डिस्टेंस गलत है, इंच में हाइट ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगला सवाल देखो, एम मीटर का रिलेशन दे रखा है इलेक्ट्रिक करंट से। भाई एम मीटर अपना इलेक्ट्रिक करंट नापने के लिए होता है, यही चीज तो आप यहाँ पे समझ सकते हो बिल्कुल। एम मीटर जो होता है इलेक्ट्रिक करंट नापने के लिए, इसका मतलब फर्स्ट में वो डिवाइस होना चाहिए जो सेकंड वाले को नापने के लिए यूज हो। क्या डेंसिटी, पहली बात तो देखो यहाँ डेंसिटी दे रखी है, यहाँ पे फर्स्ट में डिवाइस होना चाहिए, गलत। प्रेशर फर्स्ट में डिवाइस होना चाहिए, गलत। हाइग्रोमीटर पोलैरिमीटर, देखो पोलैरिमीटर होता है डायरेक्शन वगैरह नापने के लिए कि क्या डायरेक्शन एक्चुअली में अब है। जैसे कोई भी चीज़ अगर मैंने, जैसे आप अगर हिमालय पे चल जाओगे, आप कैसे पता करोगे कि इधर पूरब इधर पश्चिम है? उसमें चल जाओगे, आर्कटिक में चल जाओगे, समुद्र में चल जाओगे जहाज पर, तो कैसे पता कर पाओगे? तो पोलैरिमीटर वहाँ पे यूज़ होता है कि हम डायरेक्शन पता कर पाए हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो वो स्टेप्स नापने के लिए तो नहीं होता, गलत। तो यहाँ पे बच गया एक ही हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर जो होता है ना, वो ह्यूमिडिटी नापने के लिए होता है कि हमारे इन्वायरमेंट में, आज हमारे एटमॉस्फेयर में, हमारे वातावरण में कितना ह्यूमिड है। ह्यूमिड मतलब कितना पानी है, वाटर वेपर के फॉर्म में, गैस के फॉर्म में, ठीक है। तो हाइग्रोमीटर अपना ह्यूमिड नापने के लिए होता है, ह्यूमिडिटी। अच्छा अगला सवाल देखो, स्ट्रो का रिलेशन दे रखा है नेस्ट से। भाई नेस्ट मतलब तो घोंसला, चिड़िया जिसमें अंडा देती है, तो स्ट्रो से ही तो बनाती है वो। स्ट्रो मतलब वही वो टहनी, जो छोटी छोटी टहनी होती हैं, तो स्ट्रो से ही नेस्ट बनाती है वो। तो कॉटन से क्या बनाते हैं? कॉटन से टेक्सटाइल इंडस्ट्री, गलत। सीविंग मतलब तो मशीन हो गया ना, वो सिलने वाला, सिलना होता है। वुल भी नहीं बनाते, थ्रेड बनाते हैं। कॉटन से पहले थ्रेड बनाते हैं, फिर थ्रेड से अपने कपड़े वगैरह बनते हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा भाई। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया वो, ये तो ईजी है। अच्छा मैथमेटिक्स टीचर, मैं यहाँ पे क्या समझ सकता हूँ कि जो सेकंड वाला है वो फर्स्ट वाले को पढ़ाता है, उसका कोच एक तरीके से उसको पढ़ाने वाला है, सिखाने वाला है। जो टीचर है वो मैथ सिखाता है। तो क्या कोच हॉकी सिखाता है? हाँ, कोच तो हॉकी जो सिखाता है उसको कोच बोलते हैं। क्या रिसर्चर साइंस सिखाता है? ना भाई, रिसर्चर तो रिसर्च करता है। क्या ट्यूटर स्टूडेंट पढ़ाता है? नहीं भाई, स्टूडेंट को पढ़ाता है, लेकिन ट्यूटर यहाँ पे कुछ ट्यूशन वगैरह होता है या फिर कुछ सब्जेक्ट वगैरह होता तो यहाँ पे बेस्ट होता। बुक स्टोरी पढ़ाता है? नहीं। तो कोच ही जो है वो अपना हॉकी सिखाता है। ऑप्शन नंबर ए ही इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। मतलब यहाँ पे सेकंड में वो चीज़ दे रखा है जो फर्स्ट चीज़ को सिखाता है, मैथ सिखाता है। तो कोच हॉकी सिखाता है, इसलिए अपना ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। ट्यूटर स्टूडेंट नहीं सिखाता, स्टूडेंट को सिखाता है, ठीक है। अगला सवाल देखो, वेकफुल। भाई वेक मतलब तो सबको पता होगा जागना, फुल मतलब भी वही हो जाएगा, है ना। अगर लेस लिखा रहता तो वेकलेस होता, वेकलेस मतलब नहीं जागना, लेस अपना अपोजिट कर देता है उसका मीनिंग। लेकिन यहाँ फुल लिखा है तो वेकफुल मतलब भी जागना होता है। और स्लीपलेस, देखो यहाँ लेस लिखा है, स्लीप मतलब सोना, लेस मतलब उसको वो अपोजिट कर देगा, मतलब नहीं सोना। वेकफुल मतलब क्या था? जागना। स्लीपलेस मतलब नहीं सोना, मतलब जागना। मतलब दोनों का मतलब जागना ही है, तो दोनों का मतलब क्या है? सिनोनियम से दोनों एक दूसरे के। अब सिटिंग मतलब बैठना, और इसका मतलब यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क की जगह आना चाहिए वो भी इसका सिनोनियम में होना चाहिए, वो भी इसका सिनोनियम होना चाहिए। आइडल रेस्टिंग, रेस्टिंग हो गया ये तो। अच्छा और भी पढ़ लेते हैं, सिट्यूटेड। सिट्यूटेड मतलब भी नहीं होगा। अच्छा इस सेडेंट्री होगा इसका बिल्कुल, क्योंकि सिटिंग मतलब क्या होता है? एक ही जगह बैठना, और सेडेंट्री मतलब भी एक ऐसी लाइफ स्टाइल जिसमें हम एक ही जगह बैठे रह रहे हैं। भाई रेस्टिंग मतलब क्या होता है? हम लेट रहे हैं, कहीं भी जाके कुछ रेस्ट वगैरह कर रहे हैं, लेकिन इसका बेस्ट आंसर हमें ढूंढना होता है। और सेडेंट्री मतलब हम एकदम, हमारी जो लाइफ स्टाइल वो एकदम सेडेंट्री है। जिस तरीके से अपना यहाँ पे वेकफुल स्लीपलेस से रिलेटेड है ना भाई, उसी तरीके से सिटिंग का सिनोनिम अपने यहाँ पे सेडेंट्री है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगला सवाल देखो, भाई शीप और लैम्ब में क्या रिलेशन होगा? शीप के बच्चे को कहते हैं लैम्ब। नहीं पता, मुझे पता है आपको नहीं पता, आपने अभी नहीं पढ़ा होगा कि हाँ शीप के बच्चे को लैम्ब कहते हैं। पढ़िए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हाँ हमें ना यहाँ पे पहचानना पड़ेगा, कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि यहाँ पे लैम्ब क्या हो सकता है। शिप के बच्चे को कहते हैं, शिप की मम्मी को कहते हैं, क्या कहते हैं, किसको कहते हैं? यहाँ पे शिप के बच्चे को कहते हैं भाई लैम्ब। या फिर शिप के साउंड को कहते हैं, जो आवाज़ वो निकालती है, क्योंकि अलग अलग जो जानवर अलग अलग आवाज़ निकालते हैं उनका अलग ही नाम है। तो यहाँ पे शिप के बच्चों को कहते हैं लैम्ब। ठीक है, तो आप समझ गए। लेपर्ड के बच्चे को लार्वा कब से कहने लगे? भाई लार्वा तो बटरफ्लाई वगैरह के बच्चे को कहते हैं। काव के बच्चे को काल्फ कहते हैं। यस, ये बिल्कुल करेक्ट होगा।
क्रो के बच्चों को कब कैसे कहने लगे भाई? कब बोलते हैं हम पांडा के बच्चे को, या फिर शेर वगैरह के बच्चों को बोलते हैं, चीता वगैरह के बच्चे होते हैं, ये भी गलत हो जाएगा। पांडा के बच्चों को इन्फेंट नहीं बोलते, ये भी गलत हो जाएगा। काऊ के बच्चों को हम काल्फ बोलते हैं, तो ये बात याद रखना, काऊ के बच्चों को हम काल्फ बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई ये, ठीक है, कई बार पूछा गया है और आगे भी पूछता रहेगा। अगला सवाल देखो, ऑर्सिस का रिलेशन दे रखा है नी से। अब आप यहाँ पे ना नी से ये मत समझना कि ऑर्सिस के जो पैर हैं उसमें जो वो जूते लगाए जाते हैं आर्टिफिशियल, उसको बोला जाता है नी, नहीं भाई, क्योंकि नाम से मेरे को लग रहा है कि हाँ आप क्या पता वो समझ बैठो। लेकिन हॉर्सेस का यहाँ पे नी का मतलब है कि जो हॉर्सेस साउंड प्रोड्यूस करते हैं ना, नी नी, मतलब वैसा जो साउंड है ना वो नी, उनके साउंड को कहते हैं जो वो आवाज निकालते हैं। तो हॉर्सेस जो आवाज निकालते हैं उसको नी कहते हैं। इसका मतलब पहले जानवर का नाम और फिर वो जो आवाज निकालते हैं वो उसका नाम होना चाहिए। अब डक अपना क्वैक क्वैक क्विक करता है, ये कुछ याद कर लो भाई। हैन जो होता है वो अपना केकल आवाज निकालता है, उसकी आवाज को हम केकल कहते हैं। जो फ्रॉग होता है, फ्रॉग जो होता है वो अपना क्रॉक का आवाज निकालता है, फ्रॉग जो होता है वो अपना क्रॉक का आवाज निकालता है, ठीक है। माइस हो गया, ठीक है, वो किसका आवाज निकालता है? अपना स्क्विड का आवाज निकालता है, ठीक है, स्क्विड। माइस मतलब चूहा वगैरह हो गया। और क्या लिखवाऊँ मैं आपको? और कुछ आप यहाँ पे याद कर लो। जो कैमल होता है, वो कैमल जो आवाज निकालता है वो ग्रंट का आवाज निकालता है, ठीक है। अच्छा, हॉर्सेस का तो आप यहीं से लिख लो, डक का आप यहीं से लिख लो, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे आवाज है जो कि बहुत बार पूछे जा चुके हैं। अच्छा, ये बज कौन आवाज निकालता है? बज निकालता है मॉस्किटोज। जो मॉस्किटोज होते हैं बज ऐसे ऐसे करते रहते हैं ना बज, तो वो पिग नहीं निकालते, मॉस्किटो निकालते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर डक जो होता है वो क्वैक आवाज निकालता है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। और आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अच्छा, ये हेयर्स का भी लिख लो। हेयर्स जो है ना बूम आवाज नहीं निकालते, वो भी अपना स्क्विट आवाज निकालते हैं, ठीक है, स्क्विट, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। लिख लो ये कहीं अपनी रीजनिंग के जहाँ पर भी नोट्स में, जहाँ पर भी सीरीज या फिर एनालॉजी वाले चैप्टर में नोट्स बना के कोने में लिख लो, ताकि आप जब भी रिवाइज करने जाओ तो आप इसे देख लो, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे भाई। प्रैक्टिस कर लो, और जिस भी चैप्टर का अगर आपको डाउट है ना तो आप उसका सर्च करके प्रैक्टिस कर लो। मैं तब तक तो अपलोड कर ही दूंगा जब तक आप तक ये वीडियो पहुंचेगी। यूट्यूब का एल्गोरिदम इतना धीरे धीरे काम कर रहा है, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।